यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड विषय के क्लास 4 वीडियो में इकाई 1 के टॉपिक 4 को देखेंगे। तो यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन यानी घंटी का निशान होगा, उसको प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले मिल जाएगी। तो ये मन में आ रही होगी कि इस परीक्षा में प्रश्न कितने रहेंगे, कितने अंक के होंगे। तो हर वीडियो में मैंने बताया है कि 150 प्रश्न होगा जो 150 अंक का होगा, जिसमें 75 प्रश्न डीएलएड विषय से संबंधित होगा और 75 प्रश्न जो है समान अध्ययन से संबंधित होंगे। और जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो औपबंधिक बनेगा दोनों को मिलाकर, यानी समान अध्ययन और डीएलएड विषय से संबंधित। लेकिन यदि किसी शिक्षक साथी का प्राप्तांक जो है सेम हो जाएगा तो उस समय आपको डीएलएड विषय का मार्क्स देखा जाएगा और उसके आधार पर मेगा क्रम का निर्धारण होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं इकाई वन में टॉपिक 4 को हम लोग देखेंगे। और इससे पहले इकाई 1 के टॉपिक 1, 2, 3 हो चुका है, इस वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और टॉपिक 4 में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ। तो इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज से और सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले परीक्षा पैटर्न के बारे में जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद इसके कंटेंट्स, और इसी वीडियो में आपको इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो चयन प्रक्रिया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे और समान अध्ययन के 75 प्रश्न होंगे और डीएलएड विषय से भी 75 प्रश्न होंगे। यानी क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में होंगे, एक समान अध्ययन और एक डीएलएड विषय से संबंधित। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी बहुवैकल्पीय होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और पार्ट 1 यानी भाग 1 में जो समान अध्ययन रहेंगे, इससे कौन कौन विषय से प्रश्न रह सकते हैं। तो प्राथमिक गणित एवं मानसिक योग्यता से 25 प्रश्न जो 25 अंक हो सकता है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम 10 प्रश्न 10 अंक का मिल सकता है। समाज विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न जो 10 अंक का होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिससे 10 प्रश्न 10 अंक का हो सकता है। भूगोल से 10 प्रश्न जो 10 अंक का हो सकता है। और भारतीय राजनीति यानी पॉलिटी से भी 10 प्रश्न होंगे जो 10 अंक का हो सकता है। इसके बाद डीएलएड विषय से आप देख पा रहे होंगे 75 प्रश्न और 75 अंक का हो सकता है। और डीएलएड में हम लोग को जो पढ़ना है सिलेबस में इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक। तो अभी हम लोग इकाई 1 को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इकाई 1 में बच्चे तथा बचपन, इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। बाल अधिकारों का संदर्भ इसको भी देख चुके हैं। शिक्षा, विद्यालय और समाज इसको भी देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 4th टॉपिक विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे मेधा सूची। तो मेधा सूची लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 1 एवं भाग 2 के आधार पर औबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा और प्राप्तांक समान होने की स्थिति में डीएलएड विषय भाग 2 के प्राप्तांक के अनुसार मेधा निर्धारित होगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यानी डीएलएड विषय से संबंधित जो कंटेंट्स और क्वेश्चन है उसे आप ध्यान से देखिए, समझे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 डीएलएड विषय से संबंधित हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में जो इकाई 1 का टॉपिक 4 को वीडियो देखेंगे। इकाई 1 का टॉपिक 4 के वीडियो हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो समाजीकरण और सामाजिक के बारे में हमको जानना है। तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बाहर नहीं रह सकता है। मानव विकास का पारिस्थितिकीय सिद्धांत यूरी ब्रेनफेन-होनर ने दिया। यानी मानव में जो विकास होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इससे रिलेटेड एक मनोवैज्ञानिक थे यूरी ब्रेनफेन-होनर, उन्होंने एक पारिस्थितिकीय सिद्धांत दिया। इसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जो है रूसो हैं। तो इन सभी बुक्स और इनके लेखक का नाम को याद रखना होगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद हम सभी देख रहे होंगे विद्यालय और समाज जो है एक दूसरे के पूरक है। विद्यालय और समाज जो है एक दूसरे के पूरक है।
इसके बाद नियमित शिक्षा जो है विद्यालय के अभाव में संभव नहीं है, यानी विद्यालय नहीं हो तो बच्चों का नियमित शिक्षा नहीं मिल सकता है। और विद्यालय जो है समाजीकरण का एक सक्रिय स्थल है, यानी विद्यालय ही एक ऐसा जगह है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा स्थान है जहां पे समाजीकरण की भावना बच्चों के अंदर भरी जाती है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे समाजीकरण के दो चरण होते हैं। प्राथमिक चरण में परिवार एवं आस पड़ोस आता है, जबकि द्वितीय चरण में गौण कारक में विद्यालय, समाज, खेल, क्लब और जन संचार के माध्यम आता है। इसके बाद देख पा रहे होंगे विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। तो परिवार के बाद बच्चों के विद्यालय में प्रवेश मिलता है। हम सभी जानते हैं कि सबसे प्रथम पाठशाला जो है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे विद्यालय में बालक पाठ्यक्रम के साथ साथ खेलकूद एवं अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लेता है, यानी पढ़ाई लिखाई के साथ सामाजिक भावना भी बच्चों के अंदर विद्यालय में ही भरी जाती है। इस तरह बालक निरंतर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में बढ़ता रहता है। इसी क्रिया में उसका समाजीकरण की प्रक्रिया ज्यादा प्रभावशाली होती रहती है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाती है और भिन्न भिन्न शिक्षकों का सानिध्य मिलता है, जिससे उसका प्रभावशाली विकास होता है। विद्यालय समाजीकरण का सक्रिय साधन है। नियमित शिक्षा विद्यालय के अभाव में देना संभव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है। यानी बच्चों में जो समाजीकरण की भावना होती है, समाजीकरण का विकास होता है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। तो बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य है कि बच्चों के माता पिता से संपर्क स्थापित करके बालक की रुचियों मनोवृत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करे। शिक्षक को परिवार के सदस्यों को बच्चों के उचित समाजीकरण के लिए तैयार भी करना चाहिए, यानी सभी बच्चों के अभिभावकों से मिलनी चाहिए और बच्चों का रुचि और उसके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए उसके अंदर सामाजिक विकास कर सकते हैं। एक शिक्षक को छात्रों को सीखने में आसान बनाने में मदद करने, मार्गदर्शन करने और एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने करके सीखने की सुविधा प्रदान करना है। शिक्षक ज्ञान और जानकारी देता है, छात्रों के स्तर को बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से उपयुक्त करता है ताकि ये नई जानकारी को सीख सके और अवधारणा बना सके। यानी शिक्षक का यह दायित्व एवं कर्तव्य बनता है कि बच्चों में सरल एवं स्पष्ट तरीके से उसको किसी भी जानकारी को सिखा सके और उसके अंदर जो है अवधारणा विकसित कर सके। अब यहाँ पे पॉइंट देख रहे होंगे, विद्यालय में समाजीकरण हेतु सकारात्मक साधन, यानी विद्यालय में समाजीकरण हेतु सकारात्मक साधन क्या होनी चाहिए। तो छात्रों का स्वशासन होनी चाहिए, विद्यालय के नियम परंपराएं व वातावरण, परस्पर समस्या, पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था। ये जो विद्यालय में है ये समाजीकरण हेतु सकारात्मक साधन मिल पाता है। अब हम लोग देख पाएंगे विद्यालय में समाजीकरण पर मनोवैज्ञानिकों का क्या कथन है। भिन्न भिन्न अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। तो जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के गुणों तथा विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित के विकास के लिए दी जाती है। और टीपी नन के अनुसार जो है विद्यालयों को प्रमुख रूप से ज्ञान देने वाले साधन के रूप में नहीं वरन उस स्थान के रूप में समझा जाना चाहिए जहां बालक का विकास होता है तथा वे क्रियाएं विस्तृत संसार में बहुत महत्व की होती है। रॉस के अनुसार देख पा रहे होंगे विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभी मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता एवं बालकों की तैयारी में सहायता प्राप्त हो। इसके बाद स्मिथ के अनुसार देख पा रहे होंगे विद्यालय सभी सभ्य मनुष्यों के द्वारा स्थापित की गई संस्था है जिसका उद्देश्य समाज के बच्चों को तैयार करना या समाजीकरण के अनुरूप ढालना है। तो ये स्मिथ का कहना है। उपरोक्त परिभाषा से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण का नाम है। यहाँ पर संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं बालक के विकास हेतु उत्तरदायी है, क्योंकि विद्यालय में जो भी क्रियाकलाप होती हैं वो बच्चों के विकास के लिए ही की जाती है। विद्यालय जो है बालक के विकास का एक केंद्र है। विद्यालय बालक को सामाजिकता के योग्य बनाने वाली एक संस्था है। इसके बाद पॉइंट देख पा रहे होंगे बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका। विद्यालय की क्या भूमिका है। तो समाजीकरण और सहपाठियों का प्रभाव बाल संसद एवं मीना मंच के द्वारा उत्तरदायित्व का निर्वहन
करना, ये विद्यालय में ही सिखाया जाता है। विद्यालय की विभिन्न गतिविधि जैसे प्रार्थना, व्यायाम, खेलकूद, प्रभात फेरी, बागवानी एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना, इन सभी से बच्चों के अंदर समाजीकरण का विकास होता है। इसके बाद देख पा रहे होंगे शिक्षकों से संबंध, शिक्षक की अपेक्षाएं एवं शैक्षिक उपलब्धि। ये सब जो है बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका आप इस रूप में देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, विद्यालय शिक्षार्थियों के समाजीकरण को नकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो समाजीकरण के दौरान डराने धमकाने का बच्चों पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी शिक्षक को कभी भी बच्चों को डराना धमकाना नहीं चाहिए। इसके बाद दंड जो है अनुशासन का नकारात्मक साधन है, यानी बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड भी नहीं दी जानी चाहिए। दंड शारीरिक या मानसिक पीड़ा देकर छात्र को अनुभव कराता है कि नियमों का मानना इस पीड़ा से दूर रहने के लिए आवश्यक है। इसलिए कभी भी विद्यालयों में बच्चों को दंड शारीरिक हो या मानसिक हो नहीं देनी चाहिए। इसके बाद देख पा रहे होंगे सभी शिक्षाविदों ने दंड को एक आवश्यक बुराई माना है। पब्लिक स्कूल अच्छे समाजीकरण के लिए उच्च दाव परीक्षण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। पीसी रेन ने कहा है दंड एक बुराई है जो त्यागने योग्य है। अब हम लोग कुछ इस कंटेंट्स के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख पा रहे होंगे, समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अब आप सभी जब ऑप्शनों को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यह एक समूह के नियमों, आदतों और मूल्यों को सीखने की एक प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति संबंधित होता है, चाहे वह परिवार, दोस्त, सहकर्मी या कोई अन्य समूह हो। स्क्रीन पे यहाँ पे दो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सबसे पहले देखते हैं, यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा। इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, पशुवत। यानी शिक्षा बिना जो है मनुष्य पशु के समान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होना चाहिए, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। समीकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यहाँ पे ए और बी दो सही हो जा रहा है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो ए, बी और डी तीन सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ई ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे, विद्यालय तथा अन्य संस्थाओं में होने वाली समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो प्राथमिक समाजीकरण, माध्यमिक समाजीकरण, शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, इन उपयुक्त में से कोई नहीं होगी। विद्यालय तथा अन्य संस्थाओं में होने वाली समाजीकरण जो है वो द्वितीय कहा जाती है। तो ई ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यार्थियों के पास एक पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित होती है मूल्यों का शिक्षण एवं आकलन, यानी सेकेंड क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होंगे, बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। तो ये जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सके, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे, विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति की क्या है। तो ये संशोधक भी, यानी डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे, शिक्षक शिक्षार्थियों पर समाजीकरण हेतु प्रभाव निम्नलिखित परिविधि से डाल सकता है। तो किसी कार्य को सुचारू रूप से खत्म करने हेतु सहयोग लेने और देने की भावना का विकास करके।
यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होनी चाहिए वो बच्चों के समाजीकरण में सहायक, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो है, बुनियाद का संबंध किस राज्य या केंद्र सरकार के शासित प्रदेश से है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होना चाहिए वह होगा दिल्ली सरकार। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रौढ़ शिक्षार्थियों का सामर्थ्य नहीं माना जाता? तो वे समझने के बजाय यदि याद करने पर विश्वास करते हैं, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे। एक भाषा कक्षा में एक शिक्षक केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच समांतर अंतर को इंगित कर रहा है, तो उसका शिक्षण जो है किस स्तर पर है? तो समझ का स्तर पर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 तक का, तो उन सभी का आंसर दिया हुआ है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।